बच्चों बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम बात कर रहे थे रोजगार के मुद्दों के बारे में। इसके पार्ट फर्स्ट में हमने रोजगार आजीविका के बारे में अध्ययन किया। पार्ट 2 में हमने बेरोजगारी के बारे में चर्चा करी, बेरोजगारी के प्रकार पर चर्चा करी। अब हम पार्ट करने जा रहे हैं रोजगार के अवसरों के बारे में। देखिए, सरकार के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, देश की जनता को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे सरकार और रोजगार सृजन के बारे में। देखिए, पिछले पार्ट में हमने बेरोजगारी के बारे में जाना कि भारत में एक बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और उसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि भी है, क्योंकि रोजगार के अवसर कम है और जनसंख्या का अनुपात दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसी कारण ये गैप बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो सरकार और रोजगार सृजन के मुद्दे पे हम बात करते हैं। देखिए, भारत में केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, अनेकों के द्वारा रोजगार सृजित के प्रयास किए जा रहे हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा, काम के बदले अनाज योजना चलाई गई, मनरेगा योजना चलाई गई। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति को कम करना, देश के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और धीरे धीरे उनके आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना। सरकार देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरफ से काम कर रही है और भारत में निरंतर उन्मूलन के हेतु तरह तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सके। उसमें सबसे बड़ी योजना का नाम है मनरेगा। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं मनरेगा, जिसे पहले नरेगा कहा जाता था। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बानावली डिस्ट्रिक्ट के अनंतपुर गांव से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ये ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जाने वाली एक योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नरेगा, जिसका नाम है नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एंड गारंटी एक्ट। इस तरह से इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। तो इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये अधिनियम बच्चों 2005 में बना था, नरेगा एक्ट, और इसका पुराना नाम नरेगा। ये समवर्ती सूची में आता है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर इसको ऑपरेट करती है। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावली डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया गया था। ये आंध्र प्रदेश, इसको सही कर लीजिएगा। और इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। इसमें जो फंडिंग करेगी उसमें केंद्र अपनी तरफ से 90% पैसा इन्वेस्ट करेगा और राज्य 10% करेगी। और इस तरह से ये योजना चलाई जाती है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो बेकार लोग बैठे उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके, देश की जीडीपी में अपना योगदान दे सके, उनका आर्थिक जीवन उन्नत हो सके, उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो सके। इसके लिए सरकार धीरे धीरे ये प्रयास कर रही है। इस प्रकार की योजना का जो क्रियान्वयन है बच्चों, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 दिन में रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। तो नरेगा योजना एक सबसे बड़ी योजना है, भारत की सबसे बड़ी योजनाओं में गिना जाता है और ये ग्रामीण क्षेत्र में ये क्रियाशील है। और ये आइडिया जेआरड्रेस ने दिया था, जो कि बेल्जियम के अर्थशास्त्री है। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही काम की बातें हैं। चलिए, 2 अक्टूबर 2009 को पंचायती राज संस्था के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और महात्मा गांधी की 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ आंकड़ों पे हम विचार करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अगर हम श्रम बल के आंकड़े देखें तो विभिन्न भागों में हमें असमानता देखने को मिली। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में श्रम बल का अधिकांश भाग आज भी प्राथमिक क्षेत्र में निर्भर कर रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र में अधिकांश जो श्रम बल है, जनसंख्या है, वो सेवा क्षेत्र में काम कर रही है। तो चलिए उन्हीं आंकड़ों को देखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आज भी लगभग 64.1% आबादी प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रही है। वही अगर हम शहरी क्षेत्र में बात करें तो 58.3% आबादी तृतीय क्षेत्र में काम कर रही है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि और कृषि से जुड़े हुए कार्यों को शामिल करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में हम औद्योगिक क्षेत्र को शामिल करते हैं और तृतीय क्षेत्र में हम सेवा क्षेत्र को शामिल करते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को श्रम बल एवं पुरुष बल में वितरण में भी काफी असमानता देखने को मिली, यानी महिला और पुरुष के कार्यभागिता में भी हमें डिफरेंस देखने को मिला। देखिए, वर्ष 2011-12 में अगर हम श्रम बल की बात करें तो पुरुषों की बात करें तो पुरुष श्रम बल 43.6% रहा। इसको सही कर लीजिएगा, 43.6% रहा प्राथमिक क्षेत्र में। वही बात करें महिला का हम देखें तो ये 62.8% रहा प्राथमिक क्षेत्र में, यानी महिलाओं का योगदान हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला। आज भी राष्ट्रीय क्षेत्र में महिलाएं अपना योगदान ज्यादा करिए, लेकिन उसके बाद अगर हम द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में देखें तो ये महिला का श्रम बल अनुपात घटता ही जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था में बात करें तो विभिन्न श्रम वर्गों में संयोजित श्रमिकों में निरंतर कमी आती जा रही है, जबकि अनियमित दिहाड़ी मजदूरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये एक सबसे बड़ा सोचने का विषय है, इसलिए सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। जबकि नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों की बात करें तो उनका अनुपात भी लगभग स्थिर सा ही है, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिला। लेकिन जो हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो दिहाड़ी मजदूर, अनियमित श्रमिक संख्या बढ़ने का देखने को मिल रहा है। आइए उन्हीं आंकड़ों को और विचार करते हैं। तो देखिए, 1972 से 73 का, 83 से 84 का,
93 से 94 या 94 से 2000 या 2000 से 11-12 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो समनियोजित श्रमिकों की दर जो है वो लगभग सब में स्थिर है। यहाँ 61.4 है, या 57.5 है, या 54.6 है, या 52.6 और यहाँ 52, यानी लगभग स्थिर है। नियमित वेतनभोगी को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफी चेंज हुआ है। अनियमित की सबसे ज्यादा देखने को मिला, देखिए कहा 23 था, कहा 28, कहा 31, कहा 32, तो इस तरह से अनियमित जो दर है वो घटती और बढ़ती रही है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो ऐतिहासिक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और हमने जाना कि किस प्रकार रोजगार का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि आर्थिक और सामाजिक परिवेश में इसको सोल्व करना जरूरी है, क्योंकि आर्थिक जीवन तभी संभव है और देश का विकास इसी पर निर्भर करता है। तो बेरोजगारी की स्थिति को समाप्त करना, बेरोजगारी की दर को कम करना सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का मुख्य निष्कर्ष और सार है।